हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है स्थानीय स्वशासन। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 40 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 41 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 41 जो कि पूछा गया है, पंचायती राज सम्मिलित किए गए हैं। पंचायती राज को किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो याद रखिएगा, राज सूची के अंतर्गत ये शामिल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 42 नंबर है, पंचायत चुनाव होते हैं कितने वर्षों पर देखिए, अगर बात करें तो पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में, यानी बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 243 अंग के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्षों तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। 43 निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो संविधान का 74वां जो संशोधन अधिनियम है ये पंचायत से संबंधित नहीं है। इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, नगर पालिका से ये संबंधित है। और तीनों जो कथन दिए गए हैं ये पंचायतों से संबंधित हैं और 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ये सभी प्रावधान इसमें जोड़े गए। 44 नंबर है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वहां के विधानमंडल के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आयोजित किए गए। 45 है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, 24 अप्रैल इसका सही जवाब हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 46 से 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? तो देखिए, पंचायतों के अगर बात करें तो पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक तथा उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नहीं है। 47 कथन ए, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिनमें से कम 1/3 स्थान संबंधित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं।
साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान जो है मतलब कि महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से जो है स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही है, जबकि कारण सही नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं के द्वारा किसी आंदोलन से नहीं हुई। 48 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है, बताइए कौन कौन सा कथन सही है। पहला है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला। भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D3 यानी 243(3) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रावधान मतलब प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन से संबंधित अवधि का प्रावधान है। इस अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा था, ठीक है, इस अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अधीन जो है अब आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान अब जो है निष्प्रभावी हो गया है। 49 संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? सही जो ऑप्शन होना चाहिए इसमें सही ऑप्शन नहीं है। दो विकल्प हैं, ए और सी। तो 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं है ए और सी। महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, न कि 30%। 50 नंबर है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो याद रखिएगा 1/3 30% स्थान आरक्षित किया गया जैसा कि प्रश्न में है। तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए सही नहीं है। 73वें संशोधन में मतलब कि प्रस्तावित नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डाउटफुल है। ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में व्याख्या किया था कि अगर बात करें तो देखिए 243D3 यानी 243 घ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों में कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 51 है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है। वह संशोधन कब हुआ था आपको बताना है और किस संशोधन के माध्यम से। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वह है 1992 का 73वां संशोधन, बी ऑप्शन। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में 73वां संशोधन करके दिया गया है। 243 घ के खंड 3 के तहत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण जो है प्रदान किया गया है। 52 है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है किसमें? तो पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 53 है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी का कौन सा अनुच्छेद मतलब कि गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? वह गारंटी देता है आर्टिकल कौन
तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 243 ग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो वो आपका अनुच्छेद है 243 डी, ऑप्शन ए। 243 डी के खंड 1 में उपबंधित है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगे। साथ ही इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार इस प्रकार आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान एक तिहाई स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 55 है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? वर्तमान में अगर बात करें तो देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। 50% राज्यों का नाम याद रखिएगा। 56 है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है? किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण का प्रावधान दिए हैं? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यानी डी ऑप्शन। 57 है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक या संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। 58 है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 243 घ 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसा स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। 59, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब लागू किया गया? याद रखिएगा, 1996 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून 1996 में पारित किया गया। 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायत अधिनियम 1996 को 10 राज्य यानी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश,
झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में मतलब कि आशोधनों और छूट के साथ संविधान के भाग 9 को विस्तार देने के लिए अधिनियमित किया गया है। 60 नंबर है कि समिति के रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सही जवाब है, याद रखिएगा, भूरिया समिति। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। भूरिया समिति काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। 61 है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। सी ऑप्शन। पंचायत अधिनियम 1996 का उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिसे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। 62 राज्यों में निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? किस समूह पर पेशा 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो याद रखिएगा असम, मेघालय और तमिलनाडु। सी ऑप्शन। पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान में परिवर्तनीय है। असम, मेघालय और तमिलनाडु में यह परिवर्तन में नहीं है। 63 पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? 3 स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, ये भी सही। तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा या पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तीसरा सही नहीं है, पहला दूसरा सही है, यानी केवल आपका पहला दूसरा बी ऑप्शन। पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास लघु वन उपजों के स्वामित्व के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में जो लघु खनिज हैं इनके लिए खनन का पट्टा या लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। 64 अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? सही जवाब है लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उपज योजनाओं पर नियंत्रण रखना और राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त कार्य यानी उपयुक्त सभी। ई ऑप्शन। छत्तीसगढ़ के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायतों की निम्न शक्तियां दी गई हैं। लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उपजों पर नियंत्रण रखना और राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त कार्य करना। 65 ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है आप बताइए। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। सी ऑप्शन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित
निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। 66 निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, बी ऑप्शन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ख के अनुसार ग्राम सभा से तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय से है। अनुच्छेद 243 क के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृतियों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि के द्वारा उपबंधित किए जाएं। सामान्य तौर पर ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसा कि राज्य व्यवस्थापिका की राज्य स्तर पर होती है। 67 क्या सही है? क्या सही है? तो इसमें पहला, दूसरा और पांचवा सही है, तीसरा चौथा गलत है। क्या सही है? पहला, दूसरा, पांचवा। यानी पहला है कि एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल सही। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, यह भी सही। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, यह भी सही है, यानी डी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 10(1) के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ग्राम के रूप में निर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी तथा धारा 3 के तहत जो राज्यपाल हैं इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक ग्राम या ग्रामों के समूह को एक ग्राम निर्दिष्ट कर सकता है। इसी अधिनियम की धारा 6(1)(a) के अनुसार ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में होती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, तो याद रखिएगा। 68 है ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है, ये सही नहीं है। पांचवा, छठवां और सातवां, यानी डी ऑप्शन। देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति तथा 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। पहला, दूसरा सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार गणपूर्ति के लिए पंच एवं सरपंच जो है उत्तरदायी हैं और यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो पंच या सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। दूसरा तीसरा और जो 8वां है सही है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, इसीलिए जो चौथा है ये भी सही है। देखिए, उक्त अधिनियम के अनुसार स्थगित जो मतलब की बैठक है इसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, 5वां गलत है। इस अधिनियम के अनुसार बजट पारित करने पर या लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित करने के लिए ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति अनिवार्य है, इसीलिए छठा और सातवां भी गलत है। 69 है मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, इस प्रयोजन के लिए ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6(3) के अनुसार सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित ग्राम पंचायत का पंच करता है। 70 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को जो है प्रतिस्थापित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 89। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89
में जो है 2021 में संशोधन करके ग्राम सेवक के स्थान पे ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। 71 है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या है? सही जवाब है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए, डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए इसके द्वारा की जाती है। पेशा नियमों के अनुसार यह सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। उपस्थित सदस्यों में यदि आम सहमति नहीं बन पाती है तो अनुसूचित जनजाति की सबसे उम्रदराज महिला सदस्य के अध्यक्ष के रूप में सदस्य को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। 72 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किसको, यानी इनमें से कौन स्टेटमेंट है जो निर्दिष्ट करता है? तो देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, सी ऑप्शन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखता है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 तक में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उपबंध किए गए हैं और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को सौंपे जाने वाले विषयों का उल्लेख है। 73 नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 के जो डेट है इसको ध्यान में रखिएगा। जो 73वां संविधान संशोधन है 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा किसको? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का जो डेट है 24 अप्रैल 1993 है। यहां से इस डेट से देश में प्रभावी हुआ और यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा, याद रखिएगा, स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा, सी ऑप्शन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान सहित देश में जो है विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से संबंधित है, जो शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। 74 है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है तो पंचायती राज पद्धति। तृणमूल लोकतंत्र यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया और इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है। स्पष्ट है कि राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है जिसमें संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 75 है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, बिल्कुल सही, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यानी सी ऑप्शन। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है। यह एक प्रकार से त्रिस्तरीय जैविकीय संबंधों की अभिशासन संरचना है। 76 है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो याद रखिएगा, विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पहला तीसरा सही जवाब है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी राजस्थान से हुआ। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। 77 है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किसका एक प्रयोग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी बी ऑप्शन। 78 है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए।
आगे बढ़ते हैं 79। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? स्थानीय शासन की इनमें से जो एक विशेषता नहीं है वह है केंद्रीय नियंत्रण। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और कतिपय कर आरोपित करके वित्त प्राप्त करने की शक्ति तो स्थानीय शासन की विशेषताएं हैं, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने से तो इनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। 80 नंबर है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य जो है ग्रामवासियों में शक्ति सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें और लागू कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।